समय, विश्वास और सम्मान, ये तीन ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाए तो लौट करके वापस नहीं आते। दोस्तों, रास्ते जीवन में कभी खत्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठ करके कभी कोई गोताखोर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। वर्ष 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, उनकी संतान के लिए, उनकी बिजनेस के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, शीघ्र ही कुछ दिनों में वर्ष 2024 का आगाज होगा, शुरुआत होगी, आरंभ होगा। और अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। तो वर्ष 2024 का आगाज जनवरी 2024 आप यूं भी कह सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ष भर 2024 में मीन राशि वाले जातकों के लिए नवग्रह किस प्रकार का फल देंगे, नवग्रह किस प्रकार फल देने में सक्षम होंगे, और उसमें आज विशेष रूप से बात करेंगे 4 ऐसे ग्रहों की जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं जीवन के लिए। हालांकि सभी ग्रह अपनी अपनी भूमिका निभाते ही हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। और उसमें सबसे पहले जिस ग्रह की बात आती है वो है शनिदेव, जो कि हमारे कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न भी कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, शनिदेव उसको भी टर्न दे देता है। शनिदेव कभी किसी को अचानक से फल प्रदान नहीं करते हैं। शनिदेव फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं, कर्म करवाते हैं, क्योंकि कर्म के कारक हैं। और परीक्षा लेने के बाद वो फल देने लगते हैं, लेकिन जब फल देते हैं तो स्थिर फल देते हैं। ऐसे में शनिदेव की 2024 में मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या स्थिति रहेगी? उसके बाद जिस ग्रह की बात करेंगे, 2 ग्रहों की बात करेंगे, राहु और केतु, जिनका राशि परिवर्तन 18 महीनों तक रहता है। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बनाने में सक्षम हैं। अचानक जीवन में शुभ या अशुभ घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं राहु और केतु। हालांकि ये दैत्य ग्रह हैं, ये दानव हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये कतई नहीं है कि दुनिया के सभी दानव खराब ही होते थे। अगर सभी दानव खराब थे तो भी राजा बलि कौन था? वो दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने अमृत पान के लिए अपने गर्दन तक का त्याग कर लिया था। अपने मनोरथ को, अपनी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन तक का बलिदान दे दिया था। जिन्होंने नारायण के हाथ से, भगवान विष्णु के हाथ से, परम पिता परमेश्वर के हाथ से अमृत की कुछ बूंदें चखी हों, वो हमेशा किसी के लिए खराब नहीं कर सकते। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति क्या है, और गोचर में राहु और केतु की स्थिति क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जो कि हमारे 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। 9 ग्रहों में जिन्हें गुरु का पद प्राप्त है वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जो हमारे भाग्य के कारक हैं, जो हमारे धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, प्रणय संबंधों के कारक हैं, वैवाहिक सुख के कारक हैं, संतान के कारक माने जाते हैं।
ऐसे में देवगुरु बृहस्पति 2024 में मीन राशि वाले जातकों के लिए, राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही बन रहे हैं, क्या कुछ फल देंगे 2024 में। और बृहस्पति का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं और भाग्य का साथ हर किसी को चाहिए। कर्म हर कोई करता है, मेहनत तो हर कोई करता है, जो इस दुनिया में आता है वो सब मेहनत करते हैं लोग, लेकिन उस मेहनत के साथ भाग्य जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो बृहस्पति की भूमिका क्या रहेगी, इन 4 ग्रहों की बात करेंगे आज। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव पूरे वर्ष भर 2024 में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। लेकिन द्वादश भाव, छठा, 8वां और 12वां भाव, ये त्रिक भाव माने जाते हैं। किसी भी जातक के लिए ये अच्छे नहीं माने जाते, कुंडली के ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अब द्वादश भाव हमारे खर्चों का भाव माना जाता है, निवेश का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है, विदेश का भाव भी माना जाता है। तो यहां पर शनिदेव विराजमान रहेंगे। और मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है और शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान है। प्रथम चरण जब शनि का आता है 7.5 का, तो ये सर पर आता है। तो यहां पर आपकी निर्णय लेने की क्षमता है, उसको ये बिगाड़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, आप में भय फैलाने का नहीं है, आपको आगाह करने का है, आपको सचेत करना है। जब हम सचेत होंगे, आगाह होंगे, तो हम उस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे और उसका निदान भी कर पाएंगे। शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है। यहां पर ये खर्चे तो करवाएंगे, लेकिन उस खर्चों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यह हमें ही करना होगा। खर्चे जब गलत रास्ते में होने लगे, उससे पहले ही आपके धन का निवेश, उसका खर्च आप अच्छे कार्यों में कर लें, यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। यही भाव अन्यत्व और परत्व का माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब क्या होता है? अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है अन्य या पराया। विशेष करके जब मंगल इस भाव में होते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि यह मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। और क्यों करते हैं मांगलिक दोष का निर्माण द्वादश भाव में? क्योंकि द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव इसलिए है कि शादी के बाद अगर पति और पत्नी में दोनों में से किसी एक को लग्नेतर संबंध हो जाए, उसका चरित्र हनन हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन चल नहीं सकता है। और मंगल विशेष रूप से ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मंगल रज के कारक है, अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी में संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी है। और मंगल द्वादश भाव में बैठ करके ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। और द्वादश भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है, कामुकता का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो यहां पर आपके चरित्र में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, आपका चरित्र हनन कर सकते हैं, आप किसी गलत जगह पर फंस सकते हैं, गलत स्त्री के चक्र में आप फंस सकते हैं, आपका आचरण, आपका स्वभाव बिगड़ सकता है। तो उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। अब दूसरी बात, यही आपके विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है। शनिदेव आपको अपने परिवार से अलग कर सकते हैं। परिवार से अलग होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन यदि आप कार्य करते हैं या फिर अपने व्यवसाय में, आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, परिवार का विरह आपको झेलना पड़ सकता है। ये ऐसी स्थितियां शनिदेव आपको दे सकते हैं द्वादश भाव में विराजमान होकर के। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए, उसके समाधान के लिए शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, शनि के गायत्री मंत्रों का जाप करें, शनि से संबंधित आप दान पुण्य करें, शनि की जो अंगूठी नीलम रत्न है वो आप धारण करें। आप इस प्रकार की समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। देखो समाधान क्या है? समाधान
किसी भी ग्रह की स्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका समाधान करके उसकी नेगेटिव जो एनर्जी होती है उससे हम थोड़े बहुत बच सकते हैं। अगर हमारे सामने से कोई तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है और हम उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा? हमें चलने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी। लेकिन अगर हवाएं इस विपरीत दिशा में चल रही है और हम उसी दिशा में पीछे चल रहे हैं तो क्या होगा? हम एक कदम चलेंगे और हवाओं के प्रभाव के कारण हम 4 कदम और आगे दौड़ पाएंगे। बस यही उसका समाधान का प्रभाव दिखाई देता है जीवन में। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान आप शनि से संबंधित उपाय करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु भी आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे पूरे वर्ष पर, इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है और आपकी राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में, जो कि बृहस्पति की राशि मानी जाती है। और मीन राशि शुक्राचार्य की, जो कि राहु के गुरु माने जाते हैं, उनकी उच्चस्थ राशि भी मानी जाती है। हालांकि ये अपने गुरु की उच्चस्थ राशि में होंगे लेकिन लग्न भाव में होंगे। तो यहां पर लग्न भाव किसका है? हमारा अपना भाव होता है। हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा स्वास्थ्य, इसका भाव ही लग्न भाव माना जाता है। हमारा व्यापार, हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी, इसका भाव भी यही भाव माना जाता है। राहु यहां पर विराजमान रहेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर रहने की जरूरत है। आपके आचरण के प्रति काफी गंभीर रहने की जरूरत है। अपने परिवार के प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत है। परिवार को लेकर के आपको साथ में चलना है। अगर इस बीच परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो गलत व्यवहार में चला गया, गलत लोगों के संपर्क में आ गया, तो आप प्रेम से उस व्यक्ति को आप अपने प्रभाव में ला सकते हैं। यही लग्न भाव है जो कि राहु इस भाव में विराजमान है। राहु आपकी भाषा में एक कटुता ला सकते हैं। आप अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। आप गलत लोगों के चक्कर में फंस सकते हैं, गलत व्यसन में पड़ सकते हैं। इस प्रकार की अगर जीवन में परेशानी आ रही हो तो उसका समाधान आप मंत्रोच्चार से, विधि विधान से, वैदिक मंत्रों से आप कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। केतु विराजमान रहेंगे, यही पति पत्नी का भाव माना जाता है। तो पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बना के आपको चलना है। एक दूसरे को सम्मान देना है, एक दूसरे के भावनाओं की कदर आपको करनी है। यहां पर अगर दोनों में से किसी एक को ईगो की समस्या आ गई तो यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं। दोनों का एक दूसरे को सम्मान करना है। यही सप्तम भाव आपकी भागीदारी का माना जाता है। आपके दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो आपके कार्यक्षेत्र में आप जो कर्म करते हैं उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। केतु का भी आप समाधान कर सकते हैं। भागीदार पार्टनर में कोई आप व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपका मनमुटाव हो सकता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। यहां पर बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी जरूर है क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हैं। और कब तक विराजमान रहेंगे? 30 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। 30 अप्रैल 2024 को इनका भी राशि परिवर्तन होगा और ये आपके धन स्थान से निकल करके दूसरे स्थान से निकल करके आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर बृहस्पति आपको थोड़ा बहुत अच्छा फल देंगे। यहां पर आपका जीवन बैलेंस बना के रखेंगे क्योंकि जो परेशानियां शनि और राहु केतु कर रहे थे उस परेशानियों को काफी हद तक देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं उस परेशानियों से आपको मुक्त करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक हैं। अब बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव को जागृत तो करते ही हैं, उस भाव के फल को बढ़ाते ही हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां वो अमृत के समान मानी जाती हैं। जहां दृष्टियां डालते हैं, जिस भाव पर दृष्टियां डालते हैं, मानो अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो, उस भाव को जागृत कर देते हैं। तो बृहस्पति की प्रमुख 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। 30 अप्रैल तक बृहस्पति जब आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे, तो यही आपके धन के प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य के प्रभाव को बढ़ाएंगे।
धन का प्रवाह जो रुका होता है उस प्रवाह को एक बार फिर से आपके जीवन में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि और राहु के हिसाब से आपको संभल करके चलने की जरूरत है। उस धन का संचय करना, उस धन के निवेश कहीं कहाँ निवेश करना है, उस प्रकार की एक समझ आपके अंदर बृहस्पति देंगे जरूर। अब ये आपके कौटुंबिक पारिवारिक जीवन का भाव भी माना जाता है। यही भाव आपके वित्त का भाव है, आपकी आर्थिक व्यवस्था का भाव माना जाता है। तो बृहस्पति यहां पर तो अच्छा प्रभाव आपको दिखाएंगे, लेकिन 30 अप्रैल के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। ये आएंगे आपके तीसरे भाव के अंदर। जब ये आपके तीसरे भाव में आएंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके सप्तम भाव पर। यहां पर शनि ने जो परेशानियां पैदा की थी, देवगुरु बृहस्पति उस परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते आपके बेहतर होंगे। कौटुंबिक जो आपके रिश्ते हैं वो रिश्ते बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी में जो आपने निवेश किया था उस निवेश का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, वो आपका देवगुरु बृहस्पति दिलाने की कोशिश करेंगे। आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी भाग्योन्नति में काफी सहायक सिद्ध होंगे आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। अब देखना यह है कि आपकी जन्म कुंडली में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, क्योंकि गोचर की कुंडली और जन्म कुंडली का मिलान करके भविष्य कथन करना यह सटीक रहता है जीवन के लिए। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 30 अप्रैल के बाद रहेगी आपके भाग्य स्थान के अंदर। दोस्तों, भाग्य के कारक की भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि होना 30 अप्रैल के बाद आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे आपके लिए। और यही भाग्य स्थान, यहां पर पिता पुत्र के रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आपके पिता के साथ आपका वैमनस्य चल रहा था, समझ से नहीं बैठ रहा था, तनाव चल रहा था, वो तनाव आपका मुक्त होगा। आपका धर्म के प्रति झुकाव होगा, अपने इष्ट देव के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका झुकाव होगा, श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। और जिस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद जब 30 अप्रैल को बृहस्पति आपके इस भाव में विराजमान रहेंगे तो बृहस्पति की एक प्रमुख दृष्टि मानी जाती है, महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, नवम दृष्टि, और वो रहेगी आपके लाभ भाव के अंदर। तो कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे आपके आय के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके सपनों के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ देने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन शनि, राहु और केतु की परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह कहाँ स्थित है इसका भी विचार आपको करना बहुत जरूरी है, और उनका उपाय, उनका समाधान आपको करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने कोशिश की आपको बताने की, अगर आपको सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।